अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत कशीदगी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जारी है और ताज़ा तरीन अदादोशुमार ये कहते हैं कि जुलाई से लेकर जब बुरहान वानी की शहादत हुई अभी तक 27 पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत हो चुकी है और तकरीबन 44 पाकिस्तानी शहरी हैं जो इस भारतीय इश्ताल अंगेज़ी की नज़र अब तक हो चुके हैं। पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी बहस और काफ़ी आरा आती हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि हुकूमत इसको उस कदर फोर्सफुली इस मसले को इंटरनेशनली नहीं उठा रही जितना ताकतवर तरीके से पूरी दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। आज का प्रोग्राम हम इसी पे फोकस करेंगे कि इंडियन रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एस्केलेशन का वो लेवल ना आ जाए जहां हालात मज़ीद बिगड़ने का अंदेशा हो और दुनिया के सामने ये बात हमें कैसे रखनी चाहिए। दूसरा बड़ा हम जो एक इशू है आजकल हमारे सामने, पाकिस्तानी मीडिया के सामने भी है और हुकूमत के सामने भी है, एक आर्मी चीफ़ जा रहे हैं और नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी है। तो बड़ी ख़बर पाकिस्तान की सियासी तनाज़ुर में, पाकिस्तान की हिस्ट्री के तनाज़ुर में ये बड़ी ख़बर बनती है कि नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्स ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर दिफा। ख्वाजा साहब, वेरी वार्म वेलकम। लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू करते हैं जी। हमारे पास दादोशुमार बताते हैं जी कि 27 फ़ौजी शहीद हो चुके हैं, 66 इंजर्ड हैं, 44 सिविलियन डेथ्स हैं अभी तक और 139 वोंडेड हैं शहरी जो हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है ख्वाजा साहब। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नदीम साहब, ये फिगर्स आपकी मेरे अंदाजे के मुताबिक दुरुस्त हैं और ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने की जो 4-4.5 महीने की फ़िगर्स जो हैं, इस अरसे में जो खिलाफ वर्जियाँ भी हुई हैं जिनमें कई उल्टीज़ नहीं हुई, वो इससे भी और बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है भारत ने, उनकी अपनी कंपल्शंस हैं जिसकी वजह से वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे बुरहान वानी की शहादत के बाद ये मसला स्टार्ट हुआ। आज तक जो वैली है कश्मीर की, उसमें हालात जो है इंडिया के काबू में नहीं आए। रोज़ाना वहाँ पे शहादतें भी हो रही हैं, लोग जो है वो नाबीना किए जा रहे हैं, उनकी आँखों की बिनाई छीनी जा रही है। सैकड़ों के हिसाब से बच्चे जो है ना वो अपनी बिनाई जो है वो खो चुके हैं। एस्केलेशन की वजह क्या है सर? एक हद होती है, हद से ऊपर चला गया मामला। देखिए मेरा देखिए, हमें इस वक्त पाकिस्तान जिस मरहले से गुज़र रहा है उसमें दो बहुत बड़े इवेंट पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं और उनमें कामयाबी जो है वो हमारी मुल्क की मजबूती के लिए, इस्तेकाम के लिए, बका के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है हमारी, जो हम कामयाबी के साथ अल्लाह के फजल से लड़ रहे हैं और उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली है, लेकिन मसला अभी जारी है। दूसरी सीपैक है, वो हमारी माशी जंग है एक किस्म की, कि हम अपनी गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। अपनी जो माशी ग़ुलामी है पिछले 6-7 दहाइयों की, उससे आज़ादी के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। तो दोनों मसले हमारे लिए बड़े बड़े जिसको कहते हैं मौत और ज़िंदगी के मसले हैं कि दहशतगर्दी जो है वो हमें अंदर से खाई जा रही थी और मुआशी जो बदहाली थी हमारी जो है वो हम एक लेवल के ऊपर आके पिछली कई दहाइयों से रुके हुए थे और दस्तनगर थे, कशकोल उठा के सारी दुनिया में फिरते रहते हैं। तो ये दोनों मसले हमारे लिए बहुत, और इन दोनों मसलों के लिए एक तो अमन की कोशिश है, दहशतगर्दी को ख़ात्मा जो है वो अमन की तरफ हमें लेके जाता है। तो आपका ख्याल यह है कि इंडिया ये सीपैक को टारगेट कर रहा है? इंडिया सीपैक को भी टारगेट कर रहा है मलिक साहब, और साथ वो ये भी नहीं चाहता कि यहाँ पे दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो। इस वक्त सारी दुनिया जो है वो हमारी अफवाज की कामयाबी की मोतरफ है। उसमें अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, यूरोपियंस भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, सब लोग हमारी कामयाबियों के मोतरफ हैं। हमारे जो बरादर मुल्क हैं मुसलमान, वो भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे जो खलफशार है दहशतगर्दी का, इंडिया चाहता है वो किसी न किसी तरह जारी रहे। वो हमें अंदर से जो हैमरेज करने की जो है ना कोशिश, और उसमें उनकी सरपरस्ती दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन पे जारी है, डायरेक्टली भी और थ्रू अफ़गानिस्तान भी। अच्छा ख्वाजा साहब, लेकिन यहाँ सवाल उठता है, सीपैक का मतलब है कि हम इकनॉमिकली आज़ाद होंगे। जब हम इकनॉमिकली आज़ाद होंगे
तो हम दफाई तौर पे बहुत मजबूत होंगे, हम एक आज़ाद खारजा पॉलिसी परसू कर सकेंगे, हमारी एक अपनी शनाख्त होगी, और उस शनाख्त को परसू करने के लिए हमें किसी क्रचेस की या किसी बैसाखियों की, IMF की या वर्ल्ड बैंक की या किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। ये पिछले ये 3-4 माह में ये हमसे तल जुलाई से लेकर अब तक 301 आपकी LOC की वायलेशन है, जिसके अंदर मैंने आपको ये जो डेड और इंजर्ड का नंबर आपको बताया। क्या हम सिर्फ वन साइडेड फिर लॉस उठा रहे हैं? नहीं, लॉस नहीं उठा रहे। बड़ा जानी नुकसान है सर। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमसे कई गुना ज़्यादा नुकसान उठाया है। क्या नंबर्स क्या है? नंबर्स जो है, मैं नंबर्स जो इस वक्त उनके हैं, हमारी कैजुअल्टी से कहीं ज़्यादा उनके नंबर्स हैं, जो मैं फ़ौजियों की कैजुअल्टीज़ कर रहा हूँ। जो हमारे पास नंबर है, हमारे 27 शहीद हैं, और इंडियन साइड के रिपोर्टेडली जो हमें इतला मिली है हमारे रिपोर्टर से कि 80 उनकी डेड बॉडीज़ हैं। मुझे इस वक्त ज़बानी तो नहीं याद, लेकिन हर इंकर्जन जो उन्होंने की है या हर जो इनकाउंटर हुआ है हमारा उनके साथ, उसमें उनकी जो है ना, वो बाज़ुकात जो है वो लाशें उठाने की भी उनको मोहलत नहीं मिली जो है, और वो कई घंटे, एक दो दिन लाशें जो है वो नहीं उठा सके जो है। ये एस्केलेशन लेके हमें किधर जाएगी? बड़ी जंग का अंदेशा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी ज़रा जो इंडियन साइड है सारी, ये जो प्रोलिफ्रेशन हो रही है वायलेंस की या एनकाउंटर्स की इसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, LOC पे और वर्किंग बाउंड्री पे, देखिए वहाँ पे ये ट्रेंड इंटरनेशनली डेवलप हो रहा है कि आप अपनी इलेक्ट्रेट को मुतशद्दद सोच जो है, उसके ट्रेंड्स जो है ना, उनको एक्सप्लॉइट करके वोट लें। उसमें जो रॉ नर्व्स होती हैं आवाम की सोच की, जो या आपकी सोसाइटी में जो फॉल्ट लाइंस होती हैं, आप उसको एक्सेंचुएट करते हैं। अमेरिका में हुआ है, आपके सामने है। इमिग्रेशन का इशू, टेररिज्म का इशू, जो वॉर ऑन टेरर है उसके इश्यूज, और डजन्स ऑफ इश्यूज जो हैं वो ऐसे उठाए गए उसमें कैंपेन में, जो बेसिकली आवाम की जो शिद्दत उनकी सोच में बढ़ाने के लिए, और वो कामयाब हुई। इसी तरह फ्रांस में भी ये हो रहा है, डेनमार्क में भी ये हो रहा है, नेदरलैंड्स में भी ये हो रहा है, जर्मनी में ये हो रहा है, ऑस्ट्रिया में ये हो रहा है। ये तमाम दुनिया में एक ट्रेंड है, और इंडिया में बेतहाशा हो रहा है। बीजेपी ज़हनी सोच भी उनकी मजहबी जुनूनी की सोच है। प्राइम मिनिस्टर उनके जो हैं वो एक बैगेज साथ अहमदाबाद से लेके हैं। ही वॉज नोन एज ए मैस मर्डरर। उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम किया था। वो सोच लेके दिल्ली आए हुए हैं। लोगों का ख्याल था कि वो चेंज हो जाएंगे, एक बिगर एनवायरनमेंट में, एक बिगर कैनवस के ऊपर उनकी सोच जो है बदल जाएगी, लेकिन सोच बदली नहीं है। वो आज भी वहाँ पे कोई नेशनलिस्ट नहीं कहलवा सकता, जब इंडियन नेशनलिस्ट नहीं कहलवा सकता जब तक वो हिंदू ना हो। वहाँ पे मुसलमान या क्रिश्चियन या सिख जो है वो इंडियन नेशनलिस्ट नहीं हो सकता। ये वोट लेने की गिमिक्री है, जिसमें उत्तर प्रदेश के वोट हैं, पंजाब के वोट हैं, और जो एक दो इलेक्शंस आने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात जो है, जो रिसेंटली उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की है अपनी, वो पब्लिक में बैकफायर कर गई है। उन्होंने कहा कि ये आम जो आदमी था उसकी तकालीफ में ज़्यादा इजाफा हुआ है। डिमोनेटाइज रिसेंट इवेंट है ख्वाजा साहब, ये उससे कुछ बड़ा हो रहा है। ये जुलाई ऑनवर्ड चल रहा है। ये कंपल्शन ज़्यादा हो गई ना, ये और ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। लेकिन ये तो ये 15-20 दिन पुरानी है। डिमोनेटाइजेशन तो 15-20 दिन में ख्वाजा साहब, ये तो उनकी फेलिंग होगी। मान लिया कि ये उनकी कंपल्शन थी। अगर बॉर्डर स्टेट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ वो अपनी जो दुश्मनी है, रवायती दुश्मनी जो है, उसको हवा दे के वो लोगों की जो उनके इश्यूज हैं, जो इंटरनल इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज जो हैं, उनकी तवज्जो से, ये तो उनकी कंपल्शन होगी ख्वाजा साहब। ये कंपल्शन उनकी है। लेकिन हमारा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर, इस प्रोपेगेंडा को और इस एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी भी तो कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी ना, वो मिसिंग है। नहीं, हमने देखे ना, हमने हमारी अफवाज का बुनियादी जो नस्बुलैन है वो मादरे वतन का दफा है। क्या ये हमने हर जगह जहाँ हमारी LOC की या वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी हुई है, या हमारे पानियों की खिलाफ वर्जी हुई है, हमारे समुद्र में जो खिलाफ वर्जी हुई है, या हमारी एरियल खिलाफ, उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब ये सिर्फ फौज का काम था जवाब देना। नहीं, मेरा तो ख्याल है आपका काम है। मैं वजारत दफा, ये सिर्फ फौज नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे गया। देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस
जो हमारे डिप्लोमेटिक फोरम्स हैं दूसरे, जिसमें जो इन्फ्लुएंशियल मुल्क हैं जो दुनिया में इस वक्त सुपर पावर या जो बड़े लोग हैं, उनके साथ हर फोरम के ऊपर हमने भारत के ये जो सारे अज़ाइम हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे एक इसके फैलने की, इस सिचुएशन की या जंग के जो है बढ़ने की, या एक पॉसिबिलिटी जो है बिगर कन्फ्रंटेशन की जो है, सबको ये नहीं है कि हम आराम से बहुत कमजोरी नजर आती है। इवन सऊदी अरेबिया जिसके साथ हम डिफेंस अलायंस का एक हिस्सा है, वो बड़ा से बड़ा इवेंट हो जाता है, वहाँ कंडेमनेशन नहीं आती। आपकी बस के ऊपर अटैक हो गया, आपके वो एम्बुलेंस के ऊपर उन्होंने फायर किया, ये ग्वादर के करीब आई है इंडियन सबमरीन जो एंट्री, ग्वादर के करीब एंट्री हुई है जो सबमरीन डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने भी। ग्वादर तो बहुत दूर है, पाकिस्तानी वाटर्स में डिटेक्ट पाकिस्तानी वाटर जो है ना, अगर आप जो हमने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना वो अब खासा इंक्रीज हो चुका है पिछले चंद सालों में, लेकिन दिस इज टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तानी वाटर्स में सबमरीन डिटेक्ट किया और उसके ऊपर कंडेमनेशन एटलीस्ट और किसी से नहीं तो हमारा चाइना दोस्त मुल्क है और सीपैक को हम कहते हैं टारगेट कर रहा है, तो चाइना ही मदद कर देता है। मेरा ख्याल है ये इशू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मलिक साहब, इससे मेजर नहीं किया जा सकता। हमने उनके साथ 3 जंगें भी लड़ी हैं, इससे ये मेजर नहीं किया जा सकता। हमारा काम है कि डिप्लोमेटिक जो है फ्रंट पे सफारती जो हमारे कोशिशें हैं वो भी जारी रहें, कश्मीर के हवाले से भी, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी, हमारे अंदर जो दहशतगर्दी जो हमारी सरहदों के अंदर जो हो रही है उसकी सरपरस्ती के हवाले से भी, और वर्किंग बाउंड्री और LOC की जो खिलाफ वर्जी हैं उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि वी आर वेरी विगरसली परसुइंग ऑन बोथ। ख्वाजा साहब, बड़ा एक तासुर उभर रहा है और तासुर ये है कि फ़ौज 4 गोलियों का जवाब 6 गोलियों से दे रही होगी, 27 जवानों का जवाब 80 जवानों से दे रही होगी इंडिया के मार के, लेकिन वहाँ पे जो आपकी सफारती महाज है वहाँ पे कमज़ोरी और खामी नज़र आती है। सियासी महाज के ऊपर आपको इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने के लिए डोमेस्टिकली पार्लियामान के ऊपर लंबी लंबी बहस करवाते, कश्मीर कमेटी आपकी इन सेशन रहती, हुई है, वन ऑफ इवेंट काफ़ी नहीं है, रोज़ इवेंट हो रहा है वहाँ पे डिबेट जो है 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इसके ऊपर 3 दफ़ा डिबेट हो चुकी है। पार्लियामेंट के वफूद जो हैं सारी दुनिया में गए हैं। मेरा ख्याल है कि एज वी स्पीक आजकल भी जो एक वफ़द जो है वो सोवियत यूनियन कह रहा हूँ, रशियन फेडरेशन गया हुआ है, मॉस्को में हमारा एक पार्लियामेंटी वफ़द। ख्वाजा साहब, उसमें खाना पूरी करके जिन बंदों का आपने भेजा था, हमने उनकी तकरीरें सुनी, उसमें कुछ क्लिप पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं उनमें हर किस्म के लोग हैं। ये अवाम की राय का आपको जो है एहतराम करना पड़ेगा। अवाम जो है मेरे ख्याल है कि जो खलकत खुदा है उसको गलत नहीं करती, तो ये एक आपका व्यू है। खलके खुदा ने तो सही चुना होगा, लेकिन जब आप किसी को जॉब असाइन कर रहे हैं तो उसका रोल देखना चाहिए कि इस जॉब के लिए उसमें देखें ना, पार्टीज ने इंसिस्ट किया कि हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसमें अगर किसी पार्टी ने कोई बंदा गैर मुनासिब जो है अपॉइंट कर दिया है तो उसमें हुकूमत का कोई, कश्मीर कमेटी में आप जिम्मेदार नहीं, कश्मीर कमेटी जो है वो तो अपना काम कर रही है। क्या किया उसने इस इशू को? मेरा ख्याल है हर जगह कश्मीर कमेटी एक्टिव रही है। कश्मीर कमेटी बुरहान वानी की वाक़े से लेकर आज तक 4 माह में कोई कारकर्दगी का आप देखें कहाँ पे लैग किया है हमने कश्मीरियों की जो इस अरसे में कश्मीर कमेटी ने काम क्या किया? मैं ऑफ हैंड तो मैं नहीं इस वक्त आपको देयर इज नो वन एग्जांपल, ना कोई मीटिंग है ना आउटकम है। मैं आप नहीं, मीटिंग्स भी हुई हैं, ना कोई स्ट्रेटजी है, मीटिंग्स भी हुई हैं, उसके वक्त भी बाहर गए हैं। आप जरा वेरीफाई कर लें सर। ये वो एरिया है जिसके ऊपर आपको मेरे ख्याल में बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए और आपको स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, तरजीहात मुकर्रर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जंग आपको इस वक्त बॉर्डर के ऊपर फौज से लड़के नहीं जीतनी। जंगी जुनून सवार करना जैसे वो मोदी कर रहा है वो हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती, लेकिन हमें सियासी मैदान में, सफारती मैदान में तो कुछ करना है कि ये इसके मलिक साहब वजूहात जो है ना, मुझे जो डिस्कशन हम कर रहे हैं इसके अलावा भी हैं। भारत बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों के इकनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे अमेरिका के और बहुत से ममालिक हैं जिनके वहाँ पे इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और आजकल अपनी लोग फॉरेन पॉलिसीज़ जो है ना अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट के इर्द गिर्द जो है ना उसको वीव करते हैं। हर मुल्क जो तुर्की नहीं हो सकता के बावजूद इस बात के कि उनका वहाँ पे अच्छा खासा इकनॉमिक इंटरेस्ट है, उनकी आपस में ट्रेड है, उन्होंने फिर भी वाशगाफ अल्फाज में हमारी हमायत की है, कश्मीरियों की हमायत की है। ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। सऊदी अरब ने नहीं की,
डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारी कमजोरी नहीं है। देखिए मैं तो हमारे कमजोरी जानूंगा जी सर। यूएई वाले हम उनके साथ आप देखें डिफेंस अलायंस का हिस्सा बने सऊदी अरब के साथ। मेरी बात सुने, आप हिस्टोरिकली देखें, आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखें, आप प्लीज इसको एनालिसिस करें कि पिछले 50-60 साल में किन लोगों ने हमारी मदद की है कश्मीर के इशू के ऊपर। आपको यही सूरत हाल आज से 30 साल पहले भी नजर आएगी, 50 साल पहले भी नजर आएगी, यही सूरत हाल जो मैं आप इस वक्त कह रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है आपकी, जिस प्राइम मिनिस्टर जैसे चेयर करते हैं और आप सर्विसेज चीफ को भी उसमें बुलाते हैं, आर्मी चीफ को भी बुलाते हैं, क्या उसके बार बार सेशन करने इस मौके के ऊपर जरूरी नहीं है? मेरा ख्याल है कि थ्रू आउट कंसल्टेशन जो है जारी रही है, उसमें हुई हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन रिसेंटली पिछले 2-3 हफ्ते में कोई मीटिंग नहीं। कोई मीटिंग नहीं, ये कमी नहीं है इस अरसे में? बस मेरा ख्याल है कि प्राइम तो मिनिस्टर के लेवल के ऊपर जो है वो रेगुलर कांटेक्ट है हमारा डिफेंस की जो लीडरशिप है हमारी अफवाज की उसके साथ, और कोई उसमें मेरा ख्याल है कोई आपको गैप या खला नजर नहीं आएगा। ख्वाजा साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, नए आर्मी चीफ की तरफ लेकर चलते हैं। जनरल राहील शरीफ सक्सेस स्टोरी, 3 साल में बहुत अच्छा एज आर्मी चीफ काम किया, कोई शक नहीं है। अब वो जा रहे हैं, ज़रब्याज आपका काफ़ी हद तक तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं ट्राइबल एरियाज के अंदर, लेकिन आपको बाकी मुल्क के अंदर अभी काबू पाना है, चैलेंज बहुत बड़ा है। नए आर्मी चीफ के लिए क्या तरजीहात हैं आपकी? देखिए, नए आर्मी चीफ के लिए तरजीहात तो वही हैं जो हमारी दफा की तरजीहात हैं मुल्क में, जो एक किस्म की डिक्लेयर्ड हैं, कोई उसमें कोई सीक्रेसी वाली बात नहीं है। जो मिशन जो है स्टार्ट किया है जनरल रहील ने, उसको कैरी करना होगा, बल्कि उसमें ऐड ऑन करना होगा। कैरी ना सिर्फ कैरी करना होगा, उसको ऐड ऑन करना होगा। जो आपने कहा है कि हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं उसमें अभी भी ये चीज़ मौजूद है, बैंड आउटफिट्स हैं, सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, उनको खात्मा करना है आपने। इनको बिल्कुल इनका मुकम्मल खात्मा जो है ना वो एजेंडे पे है, वो इस पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑल्सो, बिल्कुल ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें कोई जो 20 नुकात हैं वो हमारे डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको परसू करना, उनके जो लॉजिकल एंड है वहाँ तक पहुँचाना जो है, दैट विल बी नॉट ओनली द जॉब ऑफ द न्यू चीफ जो जनरल रहील की जगह आएंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि सिविलियन गवर्नमेंट का भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ज़्यादा नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें, कि वो मिल के नेशनल एक्शन प्लान के जो तमाम नुकात जो हैं वो इंशाल्लाह ताला उनकी तकमील करेंगे। जो 4 नाम सर फहरिस्त नज़र आते हैं, आपकी मिनिस्ट्री है, ये सारा नाजुक काम आपके हाथों से होना है, जनरल ज़ुबैर का, जनरल इशफाक नदीम का, और कहा जाता है कि फ़ौज काफ़ी प्रेफर करती है कि इन 2 लोगों में से किसी एक को आप चुनें, और दूसरे 2 नाम जो मेरे ख्याल में इक्वली अच्छे हैं, उनके मुतल्लिक हमें कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली। जनरल कमर बाजवा हैं और जनरल रमदे हैं, जनरल जावेद इकबाल रमदे। आपकी तरजीहात में अगर नाम पूछूं तो मैं एक राय दूंगा, जो राय आई थिंक एवरीबॉडी विल एंडोर्स दैट। ये चारों जो साहिबान हैं, ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, दे आर एक्सीलेंट सोल्जर्स। सारी उम्र उनकी ज़िंदगी गुजर गई है फ़ौज में, कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है उनका, उनके जो असाइनमेंट्स उनके ज़िम्मे रही हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है, बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। और जब फ़ौज जो है वो नाम रिकमेंड करती है तो डेफिनेटली वो उसमें कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं होता उन लोगों में। फ्रैक्शन का हो सकता है फ़र्क हो, बट दे आर ऑल वेरी गुड सोल्जर्स विद एक्सीलेंट रेपुटेशन, तो इनमें से जो भी आर्मी चीफ बनेगा, वो मेरा ख्याल है उस मिशन को जो इस वक्त जारी है, जो जनरल रहील ने जिसमें बेशुमार कामयाबी हासिल की, उस मिशन को जारी रखेंगे। जैसे मैंने इससे कबल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि उसमें ऐड ऑन करेंगे उसमें। और सर, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है नए चीफ की तैनाती, आर्मी क्या डायरेक्टली इनपुट भी देती है कि ख्वाजा साहब ले लें या ये डार साहब ले लें, या किस तरह की तरजीहात भी बताते हैं? देखिए, मैं एक तो वो नाम रिकमेंड करते हैं, एक ग्रुप जो होता है वो सीनियरिटी के हिसाब से वो रिकमेंड कर देते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से ये नाम है, आप इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें। लेकिन डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनसे मशवरा भी करते हैं, और हो भी रहा है मशवरा जो है।
इनपुट जो है वो फ़ौज का बड़ा वैल्यूएबल होगा। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि इन जिन साहिबान के नाम रिकमेंड हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें कोई ख़ास फ़र्क है, और जो रिकमेंडेशंस जो आई हैं वो इसी तरह ही आई हैं कि भाई ये दीज आर द बेस्ट ऑफ द लॉट। इस वक्त जो है दे आर सीनियर मोस्ट, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, दे आर एक्सीलेंट सोल्जर्स, और इनमें आप जो है सिलेक्ट कर लें। वो दैट नॉट मैटर कि उनमें अल्फ हो या बे हो या पे हो या कोई। ख्वाजा साहब, 3 साल का अरसा जो जनरल राहील शरीफ के साथ एज डिफेंस मिनिस्टर आपने गुजारा, धरने के दिनों से स्टार्ट करें, वहाँ एक इशू डेवलप हो गया था वो फॉर्मर DGISI के हवाले से, जनरल ज़हीर की कुछ टेप वेप सामने आ गई बाद में। उससे लेकर अभी तक क्या आपको दोबारा ऐसे किसी इशू से सामना करना पड़ा, या लगा आपको कि फ़ौज अब इन मामला से, सियासी मामला से दूर है? मलिक साहब, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखूंगा। जैसे कि आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पिछले 20 साल में कोई चीफ जो है, जनरल मुशर्रफ और जनरल कियानी, अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करके घर नहीं गए। जनरल मुशर्रफ अपने आप को खुद एक्सटेंशनें देते रहे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने वर्दी उतारी। जनरल कियानी को पिछली हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको एक्सटेंशन दे दी। मैं समझता हूँ ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हम क्रॉस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि चीफ जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करके नहायत शानदार और ताबिंदा रवायात मुरतब करके रुखसत हो रहे हैं, और एक नया चीफ जो है वो इनकी जगह आएगा। और ट्रेडिशन दोबारा जनरल रहील ने इस्टेब्लिश की है कि उसको पहले दिन से जनवरी में उनका बयान आया था। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक प्रेज़ वर्दी चीज़ है कि हमारे मुल्क में जो है रवायात जन्म ले रही हैं, जो सेहतमंदाना रवायात हैं, जो हेल्दी रवायात हैं। तो ये एक जिस तरह हमने पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा इक़्तिदार एक सिविलियन हुकूमत ने दूसरी सिविलियन हुकूमत को मुंतकिल किया, हमारी तारीख़ में भी बहुत कम चीफ़ ऑफ स्टाफ रहे हैं या कमांडेंट चीफ रहे हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है पूरी की है, या उन्होंने तौसी जो है वो जनरल अयूब खान ले लें, उसके बाद जनरल याया ले लें, उसके बाद जनरल ज़िया ले लें। आर्मी एज इंस्टीट्यूशन जो है वो जनरल रहील के इस फैसले से मजबूत होगी, क्योंकि ये वो रवायत है जो एक मुस्बत रवायत है। इसमें एक्सटेंशन लेते तो उनकी ज़ात भी कंप्रोमाइज होती है और आर्मी भी बेनिफिट नहीं करती। अब आर्मी एज इंस्टीट्यूशन बेनिफिट नहीं करती, इससे हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हमारी जो हमें इस वक्त शिद्दत से ज़रूरत है मलिक साहब कि हमारे यहाँ पे शानदार रवायत जो है ना वो कायम है, सियासी और रवायत जो है वो अफराद कायम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत कायम हो रही है। नए आर्मी चीफ आएंगे, ये सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, जो भी वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। और यही रवायात जो हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह की रवायात जन्म लेनी चाहिए दूसरी अदारों में भी। जो धरने के दिनों में वो टेप का वाक़या सामने आया था, उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं है जहाँ आपको ये लगा हो कि पॉलिटिकल मैदान में कोई इंटरफेरेंस? मैं नहीं समझता। हमारे यहाँ पे मलिक साहब, फॉर द सेक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्टोरीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अदब के साथ कहूँगा, बाज़ औक़ात जो है मीडिया जो है ना वो ओवरबोर्ड चला जाता है, और बाज़ लोग तो जो आपके कोलीग्स जो हैं काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो पेशन गोइयाँ अगर मेरे क्लिप्स आप निकाल के दिखाएं तो अल्लाह का फजल है, मैंने अपनी को बात जो है पिछले 10-12 साल में कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं की। तो एक ही स्पीच आपकी बड़ी भारी है, वो बार बार चलाने के काम आ जाती है। नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर आप एंकर पर्सन्स की भी अगर निकालें ना क्लिप्स, जो बदकिस्मती है सियासतदानों की कि हम नहीं निकाल सकते क्योंकि कंट्रोल आपके पास, तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे एंकर पर्सन हैं जिनको खुद देख के शर्मिंदगी होगी कि भाई ये हमने आज से 2 महीने पहले, बल्कि 15 दिन पहले के निकाल लें, 2-3 जो है चैनल्स के जमात से कुछ लोग हैं वो पीआईडी में बैठ के क्लिप चला रहे होते हैं, उनको इस काम पे तवज्जो देनी चाहिए, कैसी चीजें चलाएं। हाँ बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल 100% मैं आपका पैगाम उनको पहुंचाऊंगा। उनको सही काम पे लगाएं। उनको जो एंकर पर्सन्स के क्लिप्स जो है वो चलाते हैं जी आजकल, हो सकता है थोड़ी सी हया आ जाए उनको, जो उन लोगों को भी सही काम पे लगाएं, उनके अपने क्लिप भी चलेंगे ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, मैं
मुझे अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ पिछले 2-3-4 साल से, जब से ये क्लिप्स चलने वाला सिलसिला शुरू हुआ है 5 साल में, कि मुझे कहीं पे नदामत हुई हो कि मैंने फ़लाँ वक्त कोई बात की थी जो फैक्चुअली रॉन्ग थी, या मेरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी, या वो मेरी नज़रियाती तौर पे ख्वाजा साहब जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे होते हैं, कभी उनके भी पुराने क्लिप देखे हैं आपने? मैं इस वक्त आपकी अदालत में मैं हाजिर हुआ हूँ, मैं आपकी अदालत में मैं हाजिर हुआ हूँ, आप फायर मेरे तक महदूद रखेंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, पता नहीं आप उसका अगर जवाब देना चाहिए। इस अरसे में जब नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है और उसी अरसे में जब LOC बहुत हीटअप हुआ होगा, चौधरी निसार साहब ड्यू टू हेल्थ रीज़न लंदन में फॉर मैनी डेज, हमें लगा कि उनका स्टे लंबा हो गया, हेल्थ किसी वक्त भी कोई इशू सामने आ सकता है, लेकिन काफ़ी तवील हो गया। कोई है इसके पीछे कुछ और? नहीं, मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है उनके वाकई हेल्थ के इश्यूज हैं जो कुछ देर से पेंडिंग कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा है कि एवरीथिंग इज़ मूविंग स्मूथली, तो 5-7 रोज़ के लिए वो गए थे। हो सकता है हेल्थ इश्यूज प्रोडिक्ट तो नहीं कर सकता ना बंदा, बाज़ का तो ऑपरेशन होता है। बट सेंसिटिव टाइम है इस्लामाबाद में, सियासी एतबार से देखें आप। वज़ीर आज़म यहाँ पे बैठे हुए हैं, ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, सतई खैरान है, जैसे नवाज शरीफ बैठा था, सतई खैरान। एक न्यूज़ की वो एक खबर थी एक अखबार की, जिसके ऊपर फ़ौज और हुकूमत में काफ़ी हमें लगा कि तनाव है। एक स्टेटमेंट भी आ गई कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। वो निसार साहब की इब्तदाई तौर पर डोमेन थी, फिर एक कमेटी बन गई। अब वो लगता है कि वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया मामला, ठंड बर्फ़ डाल दिया ऊपर, आपने मट्टी डाल दी। मैं मलिक साहब मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिसका वो सारा रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन मैं उस पर ना कमेंट करूं तो बेहतर होगा, मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस पर इतनी कंट्रोवर्सी जो है वो हीट अप हुई, उसमें मीडिया ने भी अपना हिस्सा डाला। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच थी कि नहीं थी? मैं उसको कोई डेफिनेशन नहीं मैं उसकी दूंगा। मैं विद ऑल ड्यू आपके कोर्ट कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस ने कहा ना नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है। नहीं, मैं बिल्कुल उस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसमें अपना हिस्सा नहीं डालना चाहता। तो आप समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना मैं कहूंगा, ना मैं हाँ में कहूंगा। बात जो है ना, जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है उसको चलने दें। एक कमीशन बैठा हुआ है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मैं उस कल्प्रिट्स ढूंढ लेंगे, सजा देंगे। अब मैं अपना परवेज रशीद की छुट्टी करा दी, जिसका बहरहाल कसूर नहीं था। मैंने अपनी ओपिनियन जो है ना वो इस पे मैं ना इससे थोड़ा सा रिफ्रेन ही करूं तो बेहतर है। असल कल्प्रिट ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे, बस मट्टी पाव वाला काम। इसी पर्पस के लिए कमीशन बना है ना। द वे दैट कमीशन इज वर्किंग, आई फील कि ये मट्टी पाव काम है बस, और 2-4 आपका ओपिनियन है, मेरा तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि मुझे ओपिनियन देना मेरा मुनासिब नहीं है। ख्वाजा साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, पनामा के ऊपर सारी बहसें हो गई थी, कहीं कतरी शहजादा नहीं आया। जब सारा कुछ सामने आने की मौका आया तो कतरी शहजादे का खाता आ गया। ये एविडेंस की बात है, उस पर भी बहस होनी है। मैं आपके साथ यहाँ गपशप लगानी शुरू कर दूँ, इट कैन बेनिफिट अस। हमारी कभी प्राइवेट गपशप में भी कतरी शहजादे का जिक्र नहीं। मैं देखें, मेरी देखें, दिस इज अप टू आर लॉयर्स कि वो इसको प्रूव करते हैं, ट्रेल प्रूव करते हैं। उसमें कोई कतरी शहजादा हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई अल्फ हो या बे हो, इट इज़ बेसिकली जो बड़ा मशहूर मेरा ख्याल है वो जो चीफ जस्टिस थे अमेरिका के, उनकी है कोटेशन, अगले दिन अखबार में भी कोट की हुई थी ना, बड़ी मशहूर है कोटेशन के, द कोर्ट्स जो है ना, देयर कोर्ट्स ऑफ लॉ नॉट कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। तो ये कानून जो कहेगा, जो शहादत कहेगी, उस पर फैसला होगा। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि जिसको FBI आइंदा से टैक्स चोरी का पूछे वो कतरी शहजादे का खत ढूंढ लाए। तो ये तो मजाक की बात है ना। नहीं सर, लेकिन प्रैक्टिकली वही हुआ। प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस, उनके बच्चों के बयान। देखें, प्राइम मिनिस्टर का तो इसमें इस सारे मसले में दूर दूर तक उनका नाम भी नहीं है। कहते वो क्या रहे, उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा ने फैक्ट्री बनाई थी, उसको बेचा। देखा ना, वो उन्होंने एक अपनी फैमिली की एक ट्रांजैक्शन, लेकिन ही वाज नेवर पार्ट ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस। लेकिन वो गलत बयानी करते रहे ना। ये तो
कोर्ट को, आप सब्र करें, अदालत को फैसला कर लें। सर ये तो ऑब्वियस है ना, आप भी वहाँ उसी हाउस का हिस्सा थे, हम नहीं रिपोर्टर होता, थे। देखना ऑब्वियस तो ये भी था कि ये मेरी विकेट उड़ जानी है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला कर दिया। मेरे ख्याल में उसमें सबसे मजबूत केस जो बचने का चांस जिसका था वो आप ही का था, इसीलिए आप अभी तक बचे हुए थे। दुनिया तो इमरान खान साहब तो मुझे घर बेच चुके हुए थे ना। वो चले जाते तो खैर चले जाते, लेकिन उसमें अभी तक आपकी पोजीशन तगड़ी थी। उन्होंने वकील भी वही कर लिया है। लेकिन ये पनामा के ऊपर सर, ये ख्वाजा साहब आपको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, ये बड़ा इशू है। नहीं, मैं नहीं बात ये करूंगा। पाकिस्तान में नई हिस्ट्री बनने जा रही है। आप मेरे कनपटी पे पिस्तौल भी रख दें, मैं फिर भी नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये अदालत में मामला है और मुझे अदालत का बहुत एहतराम है। जितनी कंट्राडिक्शंस आपने सुनी बयानात के अंदर, आपको तज्जुब नहीं हुआ आप उसके बाद मुझे कतरी शहजादे जितना के ऊपर? मर्जी रोप इन करें, मैंने कतई तौर पे इस बात करनी नहीं है। सर आइंदा के लिए बाकियों के लिए आप एक मिसाल छोड़ के जा रहे हैं कि जिसको टैक्स चोरी पे पकड़ा जाए वो एक अरब शहजादे का, यूएई शहजादे का, कतरी शहजादे का योर कत्ल है। ओपिनियन, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। आप comment नहीं यू यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, आई कैन नॉट डिस्प्यूट। मेरा ख्याल है बहुत कमजोर केस है, कोर्ट को इसके ऊपर पोजीशन अल्लाह मालिक है। ये मेरा ख्याल है आपका प्रेरोगेटिव नहीं है, ये प्रेरोगेटिव कोर्ट का है, और मैं आई विल वेट फॉर देयर वर्डिक्ट। ठीक है, वो कतरी शहजादे वैसे आएंगे क्रॉस क्वेश्चनिंग पे, ये भी फैसला कोर्ट में हमारे वोकला जो है वो बताएंगे, मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बता। आप नहीं करेंगे इसके ऊपर बात। डीटीएच के ऊपर आपने एक ट्वीट की कि चुक के रखो, वो बड़े पैसे भी चुक के रखने वाले आए हैं। देखें 117 मलिक साहब आपके चैनल्स हैं, 8 करोड़ रुपया साल का वो आपने लाइसेंस की फीस देते हैं। ये 3 DTH रात को आपने नीलाम किए हैं, ये 15 अरब रुपया जो है वो कागज के टुकड़े का जो है ना आपको दे रहे हैं, जो आपने उनको परमिशन दी है। इट्स मोर देन 15, या मोर देन 15, 15 अरब, यानी 15 8 करोड़ और 15 100 करोड़। उसके बाद 3 अरब रुपया जो है ना वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। 1.5 अरब रुपया अपनी जो करेंसी है, इसकी मुद्दत जो है इसकी लाइसेंस की, उसमें वो सिक्योरिटी जो है पेम्ब्रा के पास जो है पड़ी रहेगी ओवर द नेक्स्ट 15 years, या ओवर द नेक्स्ट, इट्स नॉट 1 year, इट्स नॉट 1 ईयर। लेकिन आप देखें कि ये जो रॉबर बैरन्स हैं हमारे, जिनके पास ये क्रॉस लाइसेंसिंग भी है, कि अखबार भी चलाते हैं, टीवी का लाइसेंस भी चलाते हैं और कारोबार भी चलाते हैं, उन कारोबारों में क्या करते हैं वो उनके मीडिया हाउसेज उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज देयर वेपन। क्रॉस मीडिया को रीथिंक करने का है, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो अपना जाती इस वक्त करना चाहिए, मैं बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये दिया हुआ है वो पैसे लेके दिया हुआ है। आपसे सबसे करीबी आपके एलाइज हैं, सबसे ज्यादा खफा हो जाएंगे आपसे। नहीं, मैं एक जनरल किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन देखें हम लोग जो है स्क्रूटनी के लिए 100% 24 घंटे 365 दिन जो है के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग बैठ के आर्म चेयर जो क्रिटिक्स हैं या आर्म चेयर जो पॉलिटिशियंस खुद बन गए हुए हैं, वो लोग देखें ये ट्रांजैक्शन क्या है, 8 करोड़ और 1800 करोड़। स्क्रूटनी पे डाल देना, जो टैक्स चोरी वाले केस है इधर से भी पकड़े। मैं आपको ट्रांजैक्शनें बताऊं, ये मीडिया हाउसेस के लोगों ने जो दूसरी अपनी बिजनेसेस में की हुई हैं, वो पकड़े ना जी, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन, हिम्मत करें पकड़े। टैक्स चोरी का एक केस पकड़े। मैंने बड़े बड़े केस जो सुप्रीम कोर्ट लेके गया हूँ, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। लेकिन वो लोग दे आर सो ब्लडी रिच, दे सर्वाइव बिकॉज दे आर रिच। आपसे भी तगड़े हैं, हुकूमत वक्त से, वजीर दिफा से। लेकिन आवाज उठाने से तो नहीं आवाज आ सकता ना, वो तो मेरा राइट है, वो जब तक जिंदा हूं आवाज उठाता रहूंगा। एक टैक्स चोरी के ऊपर केस लेके जाएं, फिर मैं आपको शाबाशी दूंगा। और नियर मैं मीडिया वालों के ले जाऊंगा। मीडिया हाउसेस ने जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शनें की हुई हैं मेरे जिम्मे, वो भी अरबों का ही है। अरबों का, आप यहाँ अरबों बता रहे हैं, वहाँ पे भी अरबों हैं। खरबों का, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं खरबों का। और जो ज्यादा लोग ज्यादा चोरी है, मैं आपको ट्रांजैक्शन की अमाउंट बता रहा हूँ। लेकिन और जो लोग ज्यादा शोर मचाते हैं, वो जाके यूएई में जाके अपने कर्जे तो बड़ों के माफ करवाएं, पर या कम से कम एडजस्ट ही करवाएं। कम से कम ये तो वैसे ही फर्ज होता है कि बुजुर्गों के जाके कर्जे उतारे जाएं। सर सारों की जाके कर्जे उतारने चाहिए, ये बात ना पूछिए आप, ये ना पूछिएगा। नहीं, पासपोर्ट तो नहीं छोड़ के आते, पासपोर्ट तो नहीं छोड़ के आते, वह बड़ों के कर्जे, इसको यही रहने देते हैं। नहीं कोई नहीं है, गलत है आपका। आई कंटेस्ट दैट। आप बताएं मुझे कर्जा, मैं कंटेस्ट करता हूँ। आप बताइए, गल्फ स्टील मिल का लोन, कोई लोन नहीं था वहां पे। वह लोन किससे लिया गया था? बीसीसीआई से। दैट वाज एडजस्टेड। किसके अगेंस्ट डिफॉल्ट हुआ? नो डिफॉल्ट। अच्छा, फिर एडजस्ट। आई एम रेडी टू से दैट ऑन ओथ। आप उस बैंक में खुद मुंसलिक रहे हैं उसकी? मैं उस बैंक में मुलाजमत करता हूं। कितना लोन लिया गया था?
इट वाज ए रनिंग फाइनेंस, उसमें कोई लोन नहीं था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।